एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और अभी हम करेंगे 30 जून 2025 के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन। सुबह हमने देखा था प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक और अब हम करेंगे क्वेश्चन वाला पार्ट। ठीक है, तो चलो स्ट्रेट हम मूव ऑन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो INS ब्रह्मपुत्रा विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ नेवल शिप। तो बोल रहे हैं कि जो INS ब्रह्मपुत्रा है वो किस टाइप की शिप है। तो द ऑप्शंस आर गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, सेकंड इज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, थर्ड इज एयरक्राफ्ट कैरियर एंड फोर्थ इज रिसर्च वेसल। तो इन चारों में से ये क्या है? तो द करेक्ट आंसर इज गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, ए ऑप्शन। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं INS ब्रह्मपुत्रा क्या है। तो INS ब्रह्मपुत्रा एक इंडिजीनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है इंडियन नेवी की और ये ब्रह्मपुत्रा क्लास फ्रिगेट का पार्ट है। इसमें और कौन कौन सी आती है? INS ब्रह्मपुत्रा, INS बेतवा, INS ब्यास। ठीक है, फिर रोल और फीचर्स की बात करते हैं तो फ्रिगेट क्या है? एक टाइप ऑफ वॉरशिप है दैट इज स्मॉलर देन अ डिस्ट्रॉयर एंड हाईली वर्साटाइल। तो डिस्ट्रॉयर से छोटी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होती है। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS ब्रह्मपुत्रा के जैसे आर इक्विप्ड टू कैरी आउट मल्टीपल रोल्स। तो मल्टीपल रोल्स कैरी आउट करते हैं। INS ब्रह्मपुत्रा हैज़ मॉडर्न रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट एंड हेलीकॉप्टर्स फॉर सर्विलियंस एंड अटैक मिशंस। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी कैपेबिलिटीज़ हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, द चेंचू ट्राइब मेनली लिव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, सेकेंड इज नल्ला मल्ला फॉरेस्ट, थर्ड इज हिमालयाज, फोर्थ इज अरावली हिल्स। हिमालयाज और अरावली हिल्स। तो करेक्ट आंसर इज नल्ला मल्ला फॉरेस्ट। चेंचू ट्राइब्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो करेक्ट आंसर इज नल्ला मल्ला फॉरेस्ट। अब चेंचूज़ के बारे में देखते हैं। तो चेंचूज़ प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है जो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड हैं। दे आर वन ऑफ द फ्यू ट्राइब्स हु लिव एंड प्रैक्टिस अ हंटर गैदरर लाइफस्टाइल। तो हंटिंग गैदरिंग करते हैं। और वेयर डू दे लिव? तो ये नल्ला मल्ला फॉरेस्ट रेंज में रहते हैं और ये कहाँ पे स्प्रेड है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, और ये नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में काफ़ी ज़्यादा है इनकी पॉपुलेशन। कल्चर और लाइफस्टाइल की बात की जाए तो चेंचूज डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। और वो क्या क्या कलेक्ट करते हैं? हनी, फ्रूट, रूट एंड मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट करते हैं। सम चेंचूज हैव ऑल्सो स्टार्टेड स्मॉल स्केल फार्मिंग एंड वेज लेबर ड्यू टू मॉडर्न डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। ठीक है, अभी कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? चेंचू लैंग्वेज बोलते हैं जो तेलुगु से रिलेटेड है। सोशल और गवर्नमेंट रिकॉग्निशन क्या है कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया है बोथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और इनके लिए वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स है फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब थर्ड क्वेश्चन इज इन इंडिया व्हाट डज द ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन मीन्स। तो ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज चिल्ड्रन हैविंग स्टंटिंग, बीइंग अंडरवेट एंड वेस्टिंग एट द सेम टाइम। Second है people facing undernutrition, lack of vitamins and minerals and also being underweight or obese. Third is malnutrition happening among women, children and old age. And fourth is problems of low birth weight, poor nutrition in mothers and anemia together. ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि पीपल फेसिंग क्या क्या चीज़ रहती है? उनको अंडर न्यूट्रिशन रहता है, लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं, और अंडरवेट रहते हैं, ओवरवेट रहते हैं या ओबीज रहते हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? तो 3 डिफरेंट न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज होती हैं साइड बाय साइड, जिसमें अंडर न्यूट्रिशन होता है। तो अंडर न्यूट्रिशन में या तो स्टंटिंग हो सकती है, लो हाइट फॉर एज, वेस्टिंग हो सकती है, लो वेट फॉर हाइट, या अंडरवेट हो सकते हैं, लो वेट फॉर एज। ये इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्टंटिंग का मतलब होता है कि हाइट कम है आपकी एज के हिसाब से, वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपका वेट कम है हाइट के हिसाब से, और अंडरवेट का मतलब होता है लो वेट फॉर एज। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात की जाए तो इसको हिडन हंगर भी बोलते हैं। दिस हैपन्स व्हेन पीपल डोंट गेट इनफ एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स लाइक आयरन, आयोडीन, विटामिन ए एंड जिंक, इवन इफ दे हैव इनफ कैलोरीज। ठीक है, फिर ओवरवेट और ओबेसिटी की बात करें तो ईटिंग टू मेनी कैलोरीज और अनहेल्दी फूड लीडिंग टू एक्सेसिव बॉडी फैट एंड हायर रिस्क ऑफ डिसीजेज लाइक डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीज़। तो ओवरवेट वगैरह से क्या होता है? हार्ट डिसीज़ या डायबिटीज़ वगैरह वाली बीमारी बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। साकुराजिमा वॉल्केनो विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो कौन सी कंट्री में है? तो फिलीपींस, इथोपिया, जापान और इंडोनेशिया। तो ये वॉल्केनो कहाँ पे है? जापान में है। अभी वॉल्केनो कहाँ पे है? जापान में है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन क्यों है, किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो एक वहाँ पे कैगोशिमा प्रीफेक्चर है क्यूशू आइलैंड में, वहाँ पे ये वॉल्केनो है। और इस आइलैंड, ये एक आइलैंड है और ये यहाँ पे 1914 में बहुत बड़ा इरप्शन हुआ था। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिर विच स्टेट स्टार्टेड द रेशम सखी योजना टू हेल्प रूरल women अर्न मोर मनी एंड बिकम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। अभी हम जो क्वेश्चन में देख रहे थे उसका ऑप्शन देखते हैं रेशम सखी योजना में।
तो मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो रेशम सखी योजना जो रूरल वुमेन को पैसे कमाने के लिए हेल्प करती है, वो कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश, डी। तो अबाउट रेशम सखी योजना हम देख लेते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इसका मेन एम है, देखो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एम्पावर रूरल वुमेन इकोनॉमिकली। अब फीचर्स ऑफ द स्कीम क्या है कि विमेन आर ट्रेंड इन वेरियस स्कीम्स लाइक रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, प्रोड्यूसिंग रॉ सिल्क और स्पिनिंग एंड वीविंग सिल्क प्रोडक्ट्स। तो ये सिल्क से रिलेटेड है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने की बात की जाती है और उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन आप सभी को। अब हम आते हैं मेंस वाले क्वेश्चन के डोमेन में। तो मेंस वाले क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको थोड़ा एनालिटिकल तरीके से देखेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज मॉडर्न वॉरफेयर हार्म द एनवायरनमेंट इन वेज दैट आर नॉट ऑलवेज विजिबल। तो बोल रहे हैं कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो कैसे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाता है जो कि विजिबल नहीं होते हैं, मतलब ऐसे डायरेक्टली आपको नहीं दिखते हैं। एक्सप्लेन दिस विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द करेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो करेंट कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल देके हमको समझाना है। हाउ डू दीज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स अफेक्ट ग्लोबल एफर्ट्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज। तो बोल रहा है कि ये जो हानि पहुंचाता है अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स एनवायरनमेंट को, वो कैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करता है जो हम एफर्ट्स ले रहे हैं उसको। ठीक है, तो हम इसको 3 पार्ट में देखेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो अभी करंट क्या सिनेरियो है उसको देखना है। तो मॉडर्न वॉरफेयर इंक्रीजिंगली लिव्स बिहाइंड एनवायरमेंटल स्कार्स दैट आर नॉट ऑलवेज विजिबल टू द नेकेड आइज। तो जो एनवायरमेंटल स्कार्स है ना वो डायरेक्टली विजिबल नहीं होते, ये बोल रहा है। बियॉन्ड द इमीडिएट डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय बॉम्ब्स एंड बुलेट्स। तो हमको सिर्फ क्या दिखता है, जो इमीडिएट कितने लोग मरे, कितना कितने बॉम्ब यूज़ हुए, क्या हुआ। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट्स लॉन्ग टर्म डैमेज करते हैं इकोसिस्टम को, पॉल्यूट करते हैं रिसोर्सेज को और क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करते हैं, वो सब हमको नहीं दिखते हैं। तो इन्हीं हिडन एस्पेक्ट्स को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके क्लाइमेट गोल्स को हम मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, तो अब क्या क्या इनविजिबल इन्वायरमेंटल डैमेज है मॉडर्न वॉरफेयर में। देखो हमने ना इसी टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट डे भी किया था, तो थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो 2 क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट इज सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन। तो क्या होता है, एक्सप्लोजिव्स, हैवी मेटल्स और केमिकल्स आते हैं मिलिट्री ऑपरेशन से जो सीप हो जाते हैं सॉइल और अंडरग्राउंड वाटर में। तो सॉइल और वाटर इससे पॉल्यूट हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल है कि रशिया यूक्रेन वॉर में जो शेलिंग हुई और मिसाइल के स्ट्राइक्स हुए, उसने इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया, टॉक्सिन्स रिलीज़ किए रिवर्स और फार्मलैंड्स में। तो इससे लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, ये सब हुआ और इससे लॉन्ग टर्म डैमेज हुआ ह्यूमन हेल्थ या हो रहा है ह्यूमन हेल्थ को और इकोसिस्टम को। सेकेंड इज एयर पॉल्यूशन फ्रॉम कंबशन। तो मिलिट्री अटैक्स जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल डिपोज को एक्सप्लॉइट करते हैं, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होता है, इंडस्ट्रियल साइट्स को इम्पैक्ट होता है और मैसिव अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर और ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि सीरिया और इराक की बात करें तो बर्निंग ऑफ ऑयल वेल्स और रिफाइनरीज से टॉक्सिक स्मोक क्लाउड्स क्रिएट होते हैं जिससे रीजनल एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है और क्लाइमेट एमिशंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स। तो वॉर जोन्स है ना वो हेजार्डियस हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्टिंग कंजर्वेशन वर्क, कॉजिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इससे क्या होता है, वॉर जोन्स में काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। जैसे कि हम यूक्रेन की बात करें तो माइंड एरियाज प्रिवेंट रिफॉरेस्टेशन। तो जहाँ पे माइनिंग जहाँ पे माइंस बिछाते हैं अपन, उस एरिया में रिफॉरेस्टेशन बहुत मुश्किल हो जाता है और वाइल्ड लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है जिससे लोकल फ्लोरा और फौना डैमेज हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ हेजार्डियस मटेरियल्स। तो हेजार्डियस मटेरियल जब आप यूज़ करते हो जैसे यूरेनियम, थोरियम, तो ये सब इनविजिबल होते हैं लेकिन रेसिड्यूज परसिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में फॉर डिकेड्स। जैसे कि एग्जांपल है कि इराक वॉर के टाइम हमने देखा था, गल्फ वॉर के टाइम देखा था, जो डायरेक्टली कंटेमिनेशन से लिंक्ड है और इससे कैंसर रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हाई रहती है ना। फिर मिलिट्री कार्बन फुटप्रिंट की बात करें तो लॉजिस्टिक्स ऑफ वॉर ट्रूप मूवमेंट। तो वॉर ट्रूप का मूवमेंट होता है, हैवी व्हीकल्स मूव होती है, एयर सॉर्टीज़ होती है, उससे क्या होता है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज निकलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि यूएस मिलिट्री अलोन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर है। ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट था कि इसका इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स में। तो इट हैम्पर्स क्लाइमेट कोऑपरेशन, ongoing conflicts divert political focus and funding away from climate action। तो ये पॉलिटिकल फोकस और फंडिंग को डाइवर्ट कर देती है और नेशंस जो इन्वॉल्व होते हैं वॉर्स में वो ऑफन प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी ओवर इन्वायरमेंटल कमिटमेंट्स। तो वो सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। कभी कभी ऑब्वियस हो जाता है ना कि पहले आप लोगों की जान बचाओगे, लेकिन उस चक्कर में क्या होता है अपना इन्वायरमेंट डैमेज हो जाता है। सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज अंडरमाइन सस्टेनेबिलिटी। तो क्या होता है जब आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करते हो, जैसे अभी यूक्रेन रशिया के टाइम पे हो रहा है, यूक्रेन के बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स और बहुत सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाया गया है, तो उससे क्या होता है बाद में सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट होती है ना।
फिर डिस्प्लेसमेंट और रिसोर्स प्रेशर होता है, तो काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूजीज़ होते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस पॉपुलेशन होते हैं, उससे एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है कुछ एरिया के इकोसिस्टम्स पे। फिर डाटा गैप्स एंड अकाउंटेबिलिटी इशूज़, तो क्या होता है वॉर टाइम सीक्रेसी और क्योस होता है जो डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिससे इन्वायरमेंटल डैमेज को प्रिसाइसली एसरटेन करना। तो क्योंकि जब तक आप डाटा को सही तरीके से नहीं करोगे तब तक आप उसके लिए स्टेप्स कैसे लोगे, ठीक है। अब आते हैं हम कंक्लूजन में। हमने इंट्रो देख लिया, बॉडी देख लिया, ये पूछा था कि कैसे इनविजिबल है वो इम्पैक्ट्स और कौन कौन से वो बताना था, तो हमने बता दिया। अब हम कंक्लूड करेंगे थोड़ा वे फॉरवर्ड वाले नोट पे, पॉजिटिव नोट में, और क्वेश्चन से रिलेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेट करेंगे और वे फॉरवर्ड वाले नोट पे करेंगे। तो मॉडर्न वॉरफेयर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स एक्सटेंड फार बियॉन्ड विजिबल डिस्ट्रक्शन, तो बोल रहा है विजिबल डिस्ट्रक्शन से काफ़ी आगे दिखता है अपन को। क्रिएटिंग साइलेंट क्राइसिस दैट लिंगर फॉर जनरेशंस, तो जनरेशंस तक चलता है। As conflicts intensify worldwide, these hidden scars not only devastate ecosystem but also undermine global efforts to combat climate change. तो global efforts भी impact होते हैं। Addressing the environmental costs of war through international laws, तो क्या क्या ज़रूरी है, international laws ज़रूरी है, environmental monitoring ज़रूरी है conflict zones में, और post war remediation एक priority बन जाता है for sustainable and peaceful future, ठीक है। I hope ये clear होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो कि था What main roles does IAEA International Atomic Energy Agency play in managing nuclear issues worldwide? तो न्यूक्लियर इश्यूज मैनेज करने में IAEA क्या काम करता है? How have recent conflicts near the nuclear facilities made it harder for IAEA to do its work? तो क्या बोल रहे हैं कि जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की उसमें उसने IAEA के काम को कैसे डिफ़िकल्ट बना दिया है, ठीक है। तो उसके दो एस्पेक्ट्स है। तो सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे, तो IAEA के बारे में देखेंगे। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो इंटरनेशनल बॉडी है जो प्रमोट करती है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और ऑल्सो प्रिवेंट करती है वेपन्स का डेवलपमेंट। अभी रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जिससे कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे एक सिग्निफिकेंट चैलेंज आ गया है और उससे इम्पैक्ट होता है IAEA के मैंडेट पे, ठीक है। तो इसमें पूछा था ना कि IAEA का मेन रोल क्या है, तो मेन रोल है उसका न्यूक्लियर सेफगार्ड्स एंड वेरिफिकेशन। तो IAEA मॉनिटर करता है न्यूक्लियर मटेरियल को और एक्टिविटी इन मेंबर स्टेट्स, जो मेंबर स्टेट्स है वहाँ पे, ठीक है। टू एंश्योर द सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स आर नॉट डाइवर्टेड फॉर मिलिट्री पर्पस, तो उससे क्या पता चलता है कि भाई ऐसा ना हो कि वो बोल रहे हैं कि हम सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं और उसी चक्कर में आप साथ साथ में मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ करते रहो। तो ये इंस्पेक्शंस कंडक्ट करता है, सर्विलियंस इंस्टॉल करता है, इक्विपमेंट्स लगाता है अलग अलग जगह जिससे इंस्पेक्शन हो सके, और NPT पे बेस्ड है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का कंप्लाइंस भी देखता है। फिर न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो एजेंसी सेट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर न्यूक्लियर प्लांट्स, मैनेजेस इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म और टेक्निकल सपोर्ट ऑफर करता है कंट्रीज़ को जिससे कि न्यूक्लियर सेफ्टी इंप्रूव हो सके, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ फ्रॉम साइबर थ्रेट्स एंड टेररिज्म, तो कैसे साइबर थ्रेट्स और टेररिज्म से बचाया जा सकता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, ये भी बताता है। फिर प्रमोटिंग पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो IAEA हेल्प करता है कंट्री को जो न्यूक्लियर साइंस यूज़ करते हैं मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, वाटर मैनेजमेंट में और एनर्जी में। एग्जाम्पल्स है जैसे कैंसर ट्रीटमेंट थ्रू रेडियोथेरेपी एंड यूजिंग न्यूक्लियर टेक्निक्स टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, ठीक है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल कोऑपरेशन की जब अपन बात करते हैं तो एनर्जी असिस्ट द एजेंसी असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन बिल्डिंग स्किल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, तो स्किल बिल्डअप करने में हेल्प करता है। फिर इम्पैक्ट क्या है रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स का IAEA के ऑपरेशंस में, तो सबसे पहले एक्सेस एंड सेफ्टी कंसर्न्स, तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स के आसपास, जैसे कि यूक्रेन का एग्जांपल है, जैसे ज़ैपोरिज़ा न्यूक्लियर प्लांट है ना, हैव मेड इट अनसेफ फॉर IAEA इंस्पेक्टर्स, ये देखो एग्जांपल भी लिखा है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, तो IAEA इंस्पेक्टर्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, उनके लिए अनसेफ हो जाता है, हेल्थ हैज़ार्ड हो जाता है। फिर फिजिकल डैमेज हो जाता है न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो फाइटिंग नियर द रिएक्टर्स कैन डैमेज क्रिटिकल सिस्टम, जैसे कि उसकी कूलिंग फैसिलिटी, पावर सप्लाई, ये सबको डैमेज हो जाता है। फिर न्यूक्लियर मटेरियल का थेफ्ट और सैबोटेज, और ये तो काफ़ी ज़्यादा डैमेजफुल है ना, मतलब कोई ऐसे रिलीज़ कर दे तो लोगों को कितना नुकसान होगा। फिर इन अनस्टेबल रीजन्स देयर इज हाइटेंड फियर दैट आर्म्ड ग्रुप्स कुड सीज रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो जो आर्म्ड ग्रुप है, रेबल ग्रुप्स है, वो सीज कर सकते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल को और उससे लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो सकता है। फिर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ IAEA रोल, तो IAEA के रोल को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है जिससे कि रिलायबल इन्फॉर्मेशन ग्लोबल कम्युनिटी तक नहीं पहुंच पाती, और स्ट्रेन मतलब कॉन्स्ट्रेंट आ जाता है रिसोर्सेज पर और ग्लोबल कोऑपरेशन इम्पैक्ट होता है जिससे कि पीसफुल न्यूक्लियर एप्लीकेशंस को हम हार्नेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमने इंट्रो देखा, बॉडी देखा, अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन को हमको रिलेट करना है क्वेश्चन से और पॉजिटिव नोट पे रखना है, ठीक है, कि कैसे हम इसको प्रिवेंट करेंगे। द IAEA remains central to safeguarding the world against nuclear risks
एंड प्रमोटिंग पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। लेकिन जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स है न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास, वो एक्सपोज करे वल्नरेबिलिटी को इन द एजेंसीज एबिलिटी टू कैरी आउट इंस्पेक्शंस। तो इसीलिए हमको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और इंश्योर करना है सेफ कंडीशंस फॉर IAEA ऑपरेशंस आर क्रिटिकल टू मेंटेनिंग ग्लोबल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। इस तरीके से हमने प्रीलिम्स और मेंस वाले क्वेश्चन देख लिए। आई होप ये समझ आया होगा। अब कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।